चलिए, सीम ट्रे आप लोगों का छूटा हुआ था, तो हम सीम ट्रे से स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि सभी को हमारा आवाज जा रहा होगा प्रॉपर। तो अगर हमारी आवाज आपको अच्छे से मिल रही है तो चैट में यस लिख दीजिए, ठीक है? चैट में सिर्फ यस लिखना है। ओके, चलिए, थैंक यू। चलिए, अब चैट को बंद कीजिए। तो सबसे देखिए, ये हमारा सीम ट्रे है, ठीक है? और ये सीम ट्रे किस तरह से रिप्लेस करते हैं। अगर ये सीम ट्रे खराब हो जाए, इसे किस तरह से निकालते हैं और किस तरह से इसे न्यू सीम ट्रे को फिक्स करते हैं, ठीक है? तो सीम ट्रे की मैं टॉपिक बता रहा हूँ। सीम ट्रे के बाद किसी ने बताया कि सेंसर भी नहीं बताया गया है, या फिर सेंसर, तो मैं सेंसर को भी किस तरह से फिक्स करते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। जो भी आपके टॉपिक छूटे हैं वो सब हम कवर करेंगे, लेकिन एक बार में सारे टॉपिक कवर नहीं होंगे, कोई ना बारी बारी से ही होंगे, शेड्यूल से होंगे, ठीक है? तो चलिए, ये सीम ट्रे है। इस सीम ट्रे को हम लोग कब बदलते हैं? सबसे पहले देखिए, प्रॉब्लम फाइंडिंग सीखने वाले थे राहुल पोल जी। प्रॉब्लम फाइंडिंग जो होता है ना राहुल पोल जी, ये सबसे लास्ट टॉपिक होता है। सबसे लास्ट टॉपिक कहने का अर्थ ये है कि बेसिक कंपोनेंट, आईसी, लेग आईसी, सारे कंपोनेंट, रिवॉल्विंग और फिक्सिंग। इसके बाद स्कीमेटिक्स, स्कीमेटिक्स के बाद डीसी पावर सप्लाई मशीन। उसके बाद फॉल्ट आपको समझ में आएगा कि मोबाइल में कहां से दिक्कत है। तो सब कुछ एक शेड्यूल से चला जाता है, ठीक है? जब सब कुछ को आप समझ लेंगे, सभी सेक्शंस की वोल्टेज को समझ लेंगे, उसके बाद आपको फॉल्ट समझ में आएगा। तो डायरेक्टली फॉल्ट नहीं समझ में आएगा, इसीलिए लास्ट में की जो टॉपिक्स रहती है वहां आपको फॉल्ट समझ में आएगा। तो डीसी पावर सप्लाई भी जो है वो मैं आपको लास्ट टॉपिक में बताऊंगा, जब आईसी की लेवल खत्म हो जाएंगे। डिजिटल माइक भी चेंज करके मैं दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल माइक भी जो है वो भी मैं चेंज करके दिखा दूंगा। आवाज हमारी कट रही है, तो आवाज तो हमारा ठीक है, बाकी सभी को सुनाई दे रहा है तौहीद हुसैन जी? तो ज्यादा है तो देखिए, हमारा आवाज क्लियर है। ओके, तो जिनको आवाज में प्रॉब्लम लगे तो वो आप अपनी लॉग आउट होकर के फिर से लॉग इन हो जाइए, ठीक है? तो चलिए, सीम ट्रे पे चलते हैं। अब चैट बंद कीजिए, टॉपिक पे ध्यान दीजिए। तो सीम ट्रे को चेंज करने का क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले देखिए, सीम ट्रे को समझना होता है। समझने के लिए सबसे पहले इसकी कनेक्शन आपको देखने होंगे कि कहां कहां इसके कनेक्शन रहते हैं। तो चलिए, इसकी कनेक्शन देखिए। यहाँ इसकी एक ज्वाइंट रहता है, एक ज्वाइंट यहाँ रहते हैं, फिर इसकी पूरी की पूरी सीम ट्रे एक बार में नहीं आ पाएगा कैमरे में, क्योंकि ये बड़ी साइज रहते हैं, एक बार में नहीं आ पाएगा। फिर इसकी कनेक्टिविटी यहाँ पे है सोल्डिंग, फिर इसके सामने है, फिर इसकी जो है यहाँ से पीछे में दो लॉक रहते हैं, और एक फिर यहाँ पे है इसकी पॉइंट, और फिर यहाँ पे है, और लास्ट यहाँ। तो ये सब साइड साइड की जो इसकी कनेक्टिविटी है, यानी ये मदरबोर्ड में ये जो साइड साइड से कनेक्टेड रहते हैं, सबसे पहले इसके कनेक्शन को रिमूव करना होगा, ठीक है? उसके बाद आपकी जो सिम ट्रे है, एक बार में पूरी की पूरी सिम ट्रे बाहर नहीं आएंगे। हमारा साउंड नहीं आ रहा है।
साउंड नहीं है? अभी बताइए, अभी साउंड है? साउंड जा रहा है? ओके, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि इसकी अपर वाले पार्ट को हम रिमूव करेंगे, सबसे अपर वाली पार्ट को रिमूव करेंगे। चैट अब बंद कीजिए, अब आप लोग चैट मत कीजिए और राइज हैंड मत कीजिए, क्योंकि अभी हम कोई भी राइज हैंड नहीं देख पाएंगे क्लास के दरमियान, तो चैट को बंद कीजिए। देखिए, चैट को मैंने इसीलिए इनेबल रखा है कि कभी कभार बीच में अगर हमारी आवाज आपको ना जाए तो आप मुझे इन्फॉर्म कर पाएंगे, इसीलिए मैंने चैट को अभी डिसेबल नहीं किया है। तो आप लोग चैट का मिसयूज मत कीजिए, जब जरूरत हो तभी लिखिए, नहीं तो मत लिखिए। तो सबसे पहले इसकी हम अपर पार्ट को रिमूव करेंगे। ध्यान देना है, अपर पार्ट को रिमूव करने के लिए इस पे जो हम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे वो 320 की टेम्परेचर को अप्लाई करेंगे या 330। इससे ज्यादा देंगे तो हमारा जो प्लास्टिक कंपोनेंट है नीचे वो बर्न हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर ये प्रॉपरली आपकी जैक खराब है, 100% टूट गए हैं, कोई उल्टा सीम डाल दिया, डैमेज हो गया, तो आप इसे 350 का हीट दे करके निकाल सकते हैं, उसमें आपके लिए डैमेज होकर के निकलेंगे। ऐसे भी तो हम इस ट्रे को तभी निकालेंगे जब ये खराब रहता है, इस पे हमें नई जैक लगाना है। अभी हम कोशिश करेंगे कि ये सही सलामत निकले। तो सबसे पहले हम इसकी अपर पार्ट को निकालेंगे। इसके लिए इसमें 320 से 330 का हीट अप्लाई करेंगे और 4 एयर रहेगा, 4 एयर। चलिए इसको सबसे पहले फिक्स कर लेते हैं पीसीबी स्टैंड पे। और इसमें करना क्या है, एक चीज कि यहाँ जो जो भी प्लास्टिक कंपोनेंट सामने में है इसको हल्का सा फ्लक्स लगा देंगे और हल्की सी इसके सारे कनेक्शन पॉइंट पे फ्लक्स लगा देंगे ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो पाए। सबसे पहले बारी बारी से इसके लॉक को रिमूव करेंगे। चलिए इसकी हम सबसे पहली लॉक को रिमूव कर रहे हैं। चलिए बाहर आ चुका है। देखिए धुआं दे रहा है। देखिए ये दो पार्ट में रहते हैं,
देखिए सीम ट्रे का जो साइज है, जो सीम ट्रे के साइज रहते हैं, ये काफी बड़ा साइज रहता है। तो हमारे जो है ये ट्रे, पूरी की पूरी ट्रे एक बार में कैमरे के नीचे नहीं आ पाता है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले आप कनेक्शन देखिए कि ये किस तरीके से रहता है। ऊपर से लेकर के नीचे तक ये इस तरीके से ये कनेक्ट रहते हैं, यहां से लेके नीचे तक। और इसका एक कवर पार्ट है, ये इसका क्या है, ऊपर का कवर है, ठीक है। ये इसका कवर है, ये ऊपर का पार्ट होता है इसका, फर्स्ट अपर पार्ट, ठीक है। ये अपर का पार्ट है और ये नीचे का पार्ट है। तो इसको लगा, अगर आप इसे नई भी परचेज करके लाएंगे, खरीद के लाएंगे, तो नई वाली भी इसका क्या रहता है कि एक साथ ही आपको ये इस तरह से फिक्स मिलेंगे। इसको जब आप खोलेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इस तरीके से ये दो भाग में निकल जाएगा। दो भाग में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या क्या रहता है। सबसे पहले इसका एक यहाँ ऊपर सीम को पुशिंग करने के लिए ये रहता है आपका एंगल, ठीक है, ये एंगल। देखिए इसके अंदर जो भी मौजूद कंपोनेंट है, इसको देखिए, अगर साइड साइड से आप गर्म करेंगे पेस्ट डाल करके तो ये आपको बाहर आ जाएगा, ठीक है। साइड साइड से इसे पेस्ट दे करके गर्म करेंगे तो ये आपका, सबसे पहले मैंने बोला कि इसकी साइड की जितनी भी लॉक है उस लॉक को आप गर्म करेंगे तो ये बोर्ड हीट होने के बाद ये धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। तो ये इसका एक कंपोनेंट है जिसे कि आप सामने से सुई से प्रेस करते हैं। ये देखिए एक रड है पूरी की पूरी, ठीक है। तो पूरी की पूरी सीम ट्रे का सारा सामान हम बाहर कर रहे हैं, इसके बाद इसको फिर कंप्लीटली फिक्स करेंगे। अब यहाँ नीचे में क्या है कि ये वाला जो हमारा सेक्शन होता है, जब आप यहाँ नीचे से सुई पुश करते हैं, जब इसे आप यहाँ से पुश करते हैं तो ये यहाँ इसका ग्राउंड सर्कल होता है, ग्राउंड सर्कल होता है, ये इससे इस तरीके से टच करते हैं तो आपका हैंडसेट का ये स्विचिंग को काम करवाता है, ये आपके हैंडसेट के स्विचिंग को काम करवाता है। अगर ये सही से टच ना हो तो आप यहाँ सीम डाल भी देंगे तो आपके हैंडसेट को पता ही नहीं चलेगा कि नीचे से सीम इंसर्ट किया गया है। तो ये एक तरह से स्विचिंग का काम करता है, ठीक है। तो ये स्विचिंग है। बाद बाकी यहाँ हमारे सारे के सारे सीम का कनेक्टिविटी पॉइंट है और ये हमारा मेमोरी का कनेक्टिविटी पॉइंट है, मेमोरी का, और ये अपर का भी सीम का है, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है, काफी आसान है। जब तक आप सिम ट्रे को बाहर नहीं करते हैं एक दो फोन का, तब तक आपको इसकी अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। किसी भी फोन का एक या दो ट्रे को जब आप बाहर करेंगे तो उसके काम करने का तरीका आपको काफी सरल पता चलेगा, एकदम बिल्कुल सरल तरीके से वो काम करता है। चलिए जरा मैं क्लीन कर देता हूँ मदरबोर्ड। देखिए माइक्रोस्कोप का जो वीडियो है वो थोड़ा स्लो आपको महसूस हो रहा होगा। वो स्लो इसलिए महसूस होते हैं कि ये जो कैमरा रहते हैं ना माइक्रोस्कोप के ऊपर में, ये 51 मेगापिक्सल का कैमरा रहता है, इसीलिए इसकी जो क्वालिटी होते हैं इतना जबरदस्त क्वालिटी होता है कि इसकी वीडियो आप तक थोड़े से पहुंचने में उसका क्वालिटी को, ठीक है। तो इसकी जो वीडियो निकलते हैं, वीडियो की क्वालिटी इतना हायर होते हैं कि ये हायर क्वालिटी आप तक पहुंच नहीं पाता है सही से नेट की वजह से। इससे ज्यादा नहीं होगा,
इससे ज्यादा ये जूम आउट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये वीडियो इतने हाई क्वालिटी रहते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे मदरबोर्ड पे कि एक एक ट्रैक आपको दिखेंगे, एक एक जो पतली पतली ट्रैक रहते हैं, एक एक पतली पतली ट्रैक आपको दिखता है, ठीक है। ये इसलिए दिखते हैं कि क्वालिटी इसका 51 मेगापिक्सल होता है। तो इसकी जो वीडियो आप तक जाते हैं वो लगता है कि हल्का सा वो रुक रुक के पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसकी रिकॉर्डिंग को देखेंगे, एक बार भी अगर इसकी रिकॉर्डिंग को देखेंगे तो उसमें आपको कोई हल्का सा भी बफरिंग नहीं होगा, रिकॉर्डिंग एकदम बेस्ट आपको दिखेंगे, एकदम कंटिन्यूअस दिखेगा, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पीसी से ही होता है और वो फिर आपके मेल पे या आपके व्हाट्सएप ग्रुप में उसे डाला जाता है। तो आपको वीडियो में कोई दिक्कत नहीं महसूस होगा। जो भी हल्की फुल्की कमी रहेगी इसके वीडियो को एक बार आप रिवाइंड करके देखेंगे तो पूरा का पूरा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ नीचे का जो हमारा सीम का सेक्शन है आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा स्विचिंग हो रहा है। बाद बाकी साइड के जो है, साइड इसके जितने भी है ये ग्राउंड एरिया है जहाँ की हमारी सीम की ट्रे की जो बॉडी है वो फिक्स होते हैं, ठीक है। तो इसका आप सबसे पहले नीचे के सेक्शन को देख लीजिए, ध्यान से एकदम अच्छी तरह से देख लीजिए ये किस तरह से इसके कनेक्शन रहते हैं। ऊपर सीम, नीचे सीम, बीच में मेमोरी, ठीक है। ऊपर सीम है, बीच में मेमोरी है और नीचे फिर सीम है। ये हाइब्रिड स्लॉट है, यानी कि मेमोरी लगाएंगे तो एक सीम नहीं लगेगा, यानी मेमोरी नहीं लगाएंगे तो दो सीम लगेगा, ठीक है। तो ये नीचे का अगर आपने सेक्शंस देखा, अब इसको है कि हम किस तरह से सीम ट्रे को फिक्स करते हैं, ठीक है। निकालने के लिए तो आपने निकाल लिया, या फिर नहीं सही से निकले तो आपने जला करके निकाल लिया। एक होता है कि सर हमसे नहीं निकल पाया सही सलामत, परफेक्टली नहीं निकल पाया, तो आपने उसे हीट करके जो है वो गला उला करके जला करके आपने बाहर कर लिया, ठीक है। आपने उसे मदरबोर्ड से निकाल लिया किसी भी तरीके से। अब आपके पास है कि मार्केट से आपके पास न्यू सीम ट्रे है। अब उस न्यू सीम ट्रे को किस तरह से फिक्स करते हैं, ठीक है, किस तरह से फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि सीम ट्रे को अगर आप खोलेंगे तो उसके नीचे ये सब कंपोनेंट आपको मिलेंगे। सीम ट्रे जब आप नई परचेज करते हैं तो वो कंप्लीटली इस तरह से पैक रहता है, लेकिन पैक में आप उसे नहीं लगा सकते हैं, पैक में वो नहीं लगेगा क्योंकि हर पॉइंट को आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसको क्या है, दो भाग में डिवाइड कर देना है। दो भाग का मतलब है कि एक नीचे का लेयर होता है कि ऊपर का लेयर होता है स्टील का। स्टील के लेयर को आप इसको खोलेंगे तो साइड साइड से छोटी छोटी लॉक रहती है, ये आसानी से दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, दो भागों में ये डिवाइड हो जाएंगे। और सबसे पहले हम इसके अंदर वाले लेयर को फिक्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये हमारा डिवाइड है, इसके हम अंदर वाले लेयर को सबसे पहले फिक्स करते हैं, यानी कि ये वाला लेयर आप देख पा रहे होंगे, ये लेयर, ये इसका क्या है, अंदर का लेयर है। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, ये देखिए ये हट गया। अब यहाँ हमने सीम ट्रे को रखा तो ये क्या है, अपनी अपनी जगह पे ये कनेक्शन सारे के सारे आ जाएंगे और इसको हम फिक्स करेंगे, ठीक है। तो इसको अपनी जगह पे सबसे पहले फिक्स करना है और यहाँ देखिए मिला लेना है कि इसकी सभी जगह पे ये बरोबर आ रहे हैं कि नहीं। मिलाना कहाँ पे, तो यहाँ बीच में, यहाँ देखिए इसकी पॉइंट को अगर आप मिलाएंगे एक तरफ तो ये चारों तरफ ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ये अगर आप हम यहाँ इसको मैच कर लिए तो ये देखिए यहाँ भी मैच कर जाएगा मेमोरी, ठीक है। और यहाँ भी सेकेंड सिम भी जो है आपका फर्स्ट सिम, ये भी यहाँ मैच कर जाएगा। तो इसको इस तरीके से मिला लेना है ऊपर एवं नीचे, और इसको पहले बीच में सभी को सोल्ड कर देना है, ठीक है। मैं फिर से दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ कि नई अगर ट्रे खरीदते हैं तो उसको सबसे पहले खोल देना है पार्टे पार्ट। पार्ट का मतलब है कि उसको दो भाग में डिवाइड कर दीजिए और उसके बीच की जो भी कंपोनेंट है तब तक निकाल के साइड कर दीजिए। ये इस तरह से डिवाइड रहेगा। मैं छोटी कैमरे में भी दिखाता हूँ, ये छोटी कैमरे में आप देखिए, जो हमारा छोटा कैमरा है इसमें मैं आपको चलिए थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाता हूँ। चलिए तो ये देखिए छोटा कैमरा में ये दो पार्ट में है, ये इसका सिर्फ नीचे का पार्ट है जिसमें ये सिर्फ प्लास्टिक कंपोनेंट है, ये सिर्फ नीचे का पार्ट है।
इसको हम यहाँ पे सबसे पहले नीचे में फिक्स करेंगे। तो चलिए इस पे हम थोड़ा सा पहले फ्लक्स लगा देते हैं। सभी प्रिंट पे जहां जहां इसको लगने हैं इसको बरोबर कर लीजिए, एकदम बरोबर। यहाँ नीचे में भी हमारा सही है और ऊपर में भी सही है। इसका नीचे का जो भी पॉइंट है सबको हम सोल्ड करके इस तरीके से, क्योंकि इसकी मैं अभी बीच वाले जितना भी सीम का पॉइंट है इसको सोल्ड कर लेना है। हो गया सोल्ड। अब यहाँ इसका क्या है, मेमोरी है। देखिए मेमोरी के सारे पॉइंट को इस तरीके से सोल्ड कर देना है, मेमोरी कार्ड। ठीक है, सोल्ड हो गया। अब इसके सबसे लास्ट सीम जो देखिए, अगर आप इसे खोल के नहीं लगाएंगे, बिना खोले हुए भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि आप अच्छी तरह से उसे सोल्ड नहीं कर पाएंगे। और उसके में इतनी पतली सोल्डिंग आयरन चाहिए कि वो इसके होल के थ्रू, यहाँ जो होल है इसमें दिया गया, यहाँ पे इस होल के थ्रू आपकी सोल्डिंग आयरन जो है पॉइंट तक प्रॉपर पहुंच नहीं पाएगा, तो आप उसे सही से सोल्ड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसे जब आप दो पार्ट में खोल करके लगाएंगे तो ये कंप्लीटली इतनी अच्छी तरह से ये रिमूव हो जाएगा और इतनी अच्छी तरह से आप इसे सोल्ड कर लेंगे कि आपको 100% सेहत रहेगा कि हमारी सीम ट्रे की कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्या है, लॉकिंग पार्ट सिस्टम है। ये यहाँ से इसको सोल्ड कर लेना है। देखिए ये हमारा सोल्ड हो गया और ये भी सोल्ड हो गया। एक ग्राउंड रहते हैं और एक हमारा वर्किंग रहता है। अब ये क्या है, नीचे का पार्ट इसका लग चुका है। ठीक है, यहाँ ऊपर से देखिए, ये बीच और यहाँ लास्ट, तो इसका नीचे का पार्ट जो है ये लग चुका है। अब हम इसको अंदर की एरिया से इसे हम साफ कर देंगे, क्योंकि अंदर का काम इसका क्लियर है। अब हम इसे क्लीन कर लेंगे और इसकी अपर पार्ट को फिक्स करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को।
ठीक है, तो अब ये क्या है, कंप्लीट लग चुका है। लगने के बाद अब इसका जो कनेक्शन है उसको बनाएंगे। कनेक्शन ये किस तरह से सीम को पुश अप एंड पुल डाउन करता है, यानी कि सीम को अंदर और बाहर करता है। इसका जो रड है उस रड को फिक्स करेंगे और इसकी काम करने की मैं सारी चीजों को मैं आपको दिखाता हूं अच्छे से कि ये किस तरह से काम करते हैं। अब इस पे ये जो रड है इस रड को फिक्स करेंगे। यहाँ देखिए ये दिख रहा होगा आपको रड, ये रड इसका साइड में रहता है। रड के बाद इसका लास्ट में लीवर रहता है, लीवर कहते हैं इसे, जो कि आपके सीम को बाहर करने का काम करता है। देखिए ये इसका लीवर होता है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ यहाँ मैंने रखा है, ये इसका लीवर है। लीवर का मतलब है कि जब हम पुश करते हैं तो ये एक तरफ से सीम को बाहर करता है, जब सीम को हम डालते हैं तो ये जो है हमारे रड को बाहर की ओर कर देता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ फिक्स करते हैं। ये हमारा इस होल में लगेगा। जितना इसको अच्छे से फिक्स करेंगे, एकदम साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, उतना जो है स्मूथली ये काम करेगा। हालांकि नया लगाएंगे तो वो तो बिल्कुल ही स्मूथली रहेगा, लेकिन फिर भी लगाने वक्त ये सब चीज का ध्यान देना है। ये लग गया, ठीक है। अब ये देखिए काम कैसे करता है, कितना सिंपल है। यहाँ देखिए जब आप नीचे से सुई धकेलते हैं तो ये सुई इसी में लगता है, जब आप सुई इसमें टच करते हैं तो ये सुई यहीं से इसको पुश करता है। ठीक है, और जब आप सीम लगाते हैं, जब आप सीम डालते हैं तो ये कैसे बाहर आ जाता है, यानी जब आप सीम लगाते हैं तो ये इसको टच करता है। तो अगर आप इसको टच करेंगे तो ये आपके लीवर को क्या करेगा, पीछे की ओर पुश कर देगा इस तरीके से। देखिए आपका लीवर को ये पीछे कर दिया, लीवर जो है इसे पीछे कर दिया। अब यहाँ देखिए सॉलिड स्पेस बन गया, यानी आपकी सीम जो है अंदर आ गई। सीम अंदर आने के बाद ये सीम इसको भी इस तरह से पीछे कर देगा। अगर सीम आप नहीं डालेंगे तो ये जो है पीछे नहीं होगा, यहाँ पे आपकी जो लोडर रहते हैं वो कटे हुए रहते हैं। जब तक सीम आप नहीं डालेंगे ये अंदर नहीं पुश होगा। मैं देखता हूं अगर सीम लोडर मुझे दिखे तो मैं ये भी दिखाता हूं। चलिए लोडर तो भी नहीं है सामने, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम सीम अटैच करते हैं तब ये इसे भी इस तरह से पुश कर देता है। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि जब आप यहाँ सुई से फिर से पुश करेंगे, यहाँ पे इसको जब आप सुई से पुश करेंगे, यहाँ हमारा ट्विजर दिख रहा होगा, तो आपकी लीवर जो आपके सीम को बाहर कर देगा। चलिए मैंने इसे पुश कर दिया, तो अब आप देखिए कि आपके लीवर का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। यानी कि देखिए कितना आसान है इसके अंदर का सर्किट। अब शायद आपको पता चल रहा होगा कि कितने आसान है इसके अंदर का सर्किट, कि जब हम इस एंगल को दबाते हैं तो लेवर सीम को आगे कर देता है, और जब आप सीम को ढकेलते हैं तो आपका लीवर जो है आगे की ओर चला आता है। आप समझ गए होंगे। और जब आप सीम को डालते हैं तो ये सर्किट ये जो है इसको स्विचिंग करा देता है, इससे शॉर्ट करके कि हमारी सीम जो है वो आ चुके हैं। सीम नहीं डालते हैं आप, ओनली फॉर लोडर को डालते हैं, तो वो लोडर में क्या होता है कि यहाँ पे उसकी जो है लेयर हल्की सी कटी रहती है, तो ये पुश नहीं हो पाता है, ये पुश नहीं हो पाता है। तो पता चल जाता है कि ये खाली सीम लोडर है, यानी सीम आपके डिटेक्ट नहीं होते हैं। तो यही इसका सिस्टम है काम करने का। तो जब भी हम इसे एक्सचेंज करते हैं, बदलते हैं,
तो नीचे के सभी पॉइंट को पहले सोल्ड करते हैं, मेमोरी की पॉइंट को सोल्ड करते हैं, फिर ऊपर की पॉइंट को अच्छी तरह से सोल्ड करते हैं, और जब बरोबर सोल्ड हो जाता है तो हम इसे सबसे पहले अंदर जो है इसकी इसे रड को रखते हैं, उसके बाद इस लीवर को रखते हैं। अब इसके ऊपर में हम ढक्कन रख करके इसे फिक्स कर देंगे। तो ढक्कन रख करके साइड साइड जितनी भी इसकी सोल्डिंग पॉइंट है इसे सोल्डर आयरन से इसे फिक्स कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको इस तरीके से इसमें दे करके हल्का सा पुश करेंगे तो ये क्या होगा कि आप देखते हैं कि यहाँ पे इसका जो जगह है, एक मिनट, ये देखिए यहाँ जो हमारे लीवर थे उस लीवर का जो कील है यहाँ सामने देखिए आ चुका है, हमारी उंगली भी इसमें टच हो रहा है, हमारी जो उंगली है इसमें टच हो रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको कि ये जो है यहाँ देखिए ये आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, हल्का हल्का दबा करके साइड से सोल्डिंग आयरन से फिक्स कर देंगे। एक चीज और आप भी इसमें कर सकते हैं कि सीम लोडर को इसमें डाल दीजिए सीम लगा करके, और इसको हल्का सा पुश करके उसे लगा दीजिए, यानी कि उस हिसाब से ये इतनी ही पैक होगी जितनी कि इसके अंदर में स्पेस चाहिए। ठीक है, ऐसे खाली भी इसे डाल करके आप पैक कर सकते हैं। अगर इसे बहुत ज्यादा दबा करके आप पैक कर देंगे तो हो सकता है कि सीम की जो लोडर है वो इसमें थोड़ी सी हार्ड जाए, थोड़ा सा प्रेशर डालना पड़े। तो सीम लगा करके जब आप इसे टाइट करेंगे तो ये बिल्कुल एकदम सॉफ्टली आपका फिटिंग आएगा। ये फिटिंग करने के तरीके होते हैं। ये सीम ट्रे की साइज बहुत बड़ी रहती है, इसीलिए ये पूरी की पूरी आपकी कैमरे में नहीं आएंगे। ये देखिए जूम हो रहा है बट जूम आउट ये लास्ट है, तो परेशान नहीं होना है। मैं हाफ हाफ दो पार्ट में आपको दिखा देता हूँ कि ये इसके आधे पार्ट हो गए और इसका जो है आधा पार्ट इधर से हो गया, इसलिए मैं इसे आपको दो पार्ट में हमेशा दिखाता हूँ। ये देखिए ये नीचे का पार्ट और ये ऊपर का पार्ट। तो पूरी की पूरी सीम ट्रे एक बार में नहीं कवर होंगे कैमरे में, क्योंकि इस कैमरा का जो क्वालिटी है काफी ज्यादा रहता है और ये लंबा रहता है सीम ट्रे। अब इसे क्या करेंगे कि दो तरीका है कि सीम ट्रे पे सीम रख करके आप इसे इसमें पुश कर दीजिए, और पुश करने के बाद इसको साइड साइड से सोल्डिंग आयरन से लॉक कर दीजिए। तो चलिए हम इसको सोल्डिंग आयरन से लॉक कर रहे हैं। ठीक है, हमारा सोल्डिंग आयरन आपको छोटे कैमरे में दिख रहा होगा। इसको साइड साइड से इस तरह से लॉक कर देंगे। ठीक है, इसको देखिए साइड साइड हम सोल्डिंग से इसे लॉक कर रहे हैं। यहाँ सोल्डिंग से गर्म करेंगे और हल्का सा इसे पुश कर देंगे। ठीक है, ये देखिए लग चुका है। इसी तरीके से इसके हर एक पॉइंट को हल्का हल्का पुश करके लगा देना है। इसके पीछे में भी इसके पॉइंट रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे है इसकी पॉइंट। सोडियम आयरन की टेम्परेचर 360 370 रहेगा।
ये देखिए सोल्ड हो गया। यहाँ भी ये सोल्ड हो गया। ये भी सोल्ड हो गया। अब यहाँ लास्ट बचे हुए हैं। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमको अंदर का प्लेट को गर्म करना है और उसके बाद इसे पुश कर देना है। देखिए यहाँ भी लग गया। तो अब मैं इसे क्लीन करके पूरा का पूरा आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, अब आप पीछे से देख सकते हैं इसे कि यहाँ पे ये देखिए इसका लीवर है। अब हम यहाँ इसे पुश करेंगे। ये देखिए लीवर पीछे आ गया और यहाँ से ये फिर लीवर आगे की ओर चला गया। ठीक है, यहाँ पे इसके सारे पॉइंट हमने सोल्व कर दिए। यहाँ साइड में मैंने सोल्व करा, यहाँ ध्यान दीजिए। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने सोल्व करा, फिर इसे आगे में मैंने सोल्व करा और फिर यहाँ से सोल्व करा और यहाँ और यहाँ और लास्ट में इसके पीछे। तो इतनी कनेक्शन जब आप कर लेते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि आपका सीम ट्रे जो है ये लग चुका है। ठीक है, अब चलिए यहाँ एक चीज और कर सकते हैं आप कि अगर आपको सीम ट्रे लगाने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है तो आप इसके मदरबोर्ड का टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। मदरबोर्ड टेम्परेचर कम करने का मतलब ये रहता है कि अगर आप नई सीम ट्रे आप इस पे लगा रहे हैं तो हल्की सी जो इसकी साइड की जो भी पॉइंट है, जैसे यहाँ है वहां है, हर जगह इसके हर पॉइंट पे हल्का हल्का 138 की पीपीडी डाल करके एकदम थोड़ा थोड़ा सा पीपीडी डाल करके उसे मिला दीजिए, मेल्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि सीम ट्रे आपकी आसानी से नई वाली सीम ट्रे फिक्स हो जाएंगे, एकदम आसानी से फिक्स हो जाएंगे। तो हल्का सा पीपीडी डाल के आप इसकी टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। थोड़ी सी टेम्परेचर कम हो जाएंगे, ये आसानी से फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी सीम ट्रे जो है हमारा अभी बाहर था और ये पूरा का पूरा यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से लग गए। तो ये चीज ही ऐसा है कि जब तक आप इससे मतलब इससे लड़ेंगे नहीं, जो कंपोनेंट्स में आपको ज्यादा दिक्कत है उसमें आप थोड़ा टाइम नहीं देंगे, उस पर माइंड को कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, तो वो आपके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा। थोड़ा क्या टफ रहेगा, लेकिन जैसे ही आप उसे एक बार लग जाएंगे, उसकी प्रोसेस और उसकी विधि को फॉलो करेंगे, फिर आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सीम ट्रे अब आप आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद सवाल था वो जो है सेंसर। तो चलिए हम सेंसर को फिक्स करते हैं। चलिए सेंसर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये सेंसर आपको दिख रहा होगा। इसे हमको इसे मैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहते हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो कि कॉलिंग के वक्त आपके डिस्प्ले के लाइट को ये इनेबल और डिसेबल करता है, उसे ये इनेबल और डिसेबल सिग्नल्स जो है सीपीयू के थ्रू सेंड करते हैं। ठीक है,
क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी सीपीयू से रहते हैं और इसके वर्किंग करने पे सीपीयू डिस्प्ले की आईसी को इसके अनुसार सिग्नल को सेंड करता है। तो ये हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, इसको हम लोग निकालेंगे। इसका देखिए फ्रंट का किस तरह से है ये पहले, और अब हम इसे निकाल करके फिर से फिक्स करेंगे, या फिर आप इसे निकाल करके किसी दूसरे बोर्ड में फिक्स कर सकते हैं, दूसरे बोर्ड से निकाल के। यानी कि देखिए मदरबोर्ड में काफी सारी चीजें ऐसे हैं जो कि मार्केट में मिलता नहीं है। मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अवेलेबल नहीं है, उसे आपको पुरानी बोर्ड से ही मैनेज करके लगाने पड़ेंगे। तो पुराने बोर्ड से मैनेज करने के लिए तो सबसे पहले है कि उसको सही सलामत आप निकाल पाए, और जब तक आप उसे सही सलामत नहीं निकाल पाएंगे तो वो आपकी काम नहीं करेंगे, नया तो मिलेगा नहीं। तो सही सलामत निकालने के लिए उसकी अच्छी प्रोसेस पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इसके जो लेयर है नीचे वाले पार्ट में हल्का सा फ्लक्स अप्लाई करेंगे। देखिए हम व्हाइट फ्लक्स इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये व्हाइट फ्लक्स जो है मिनिमम कार्बन को जनरेट करता है नहीं के बराबर, और इसी में धुआं भी नहीं निकलता है। जो कुछ फ्लक्स ऐसे होते हैं जिसपे कि आप अगर हीट करेंगे तो इतना ज्यादा वो धुआं निकालेगा कि उस धुआं से ही तो आधे जो है कंपोनेंट और मदरबोर्ड काला हो जाता है, जिससे कि पता चल जाता है कि मदरबोर्ड पे काफी हद तक काम किया गया है। तो फ्लक्स ऐसा इस्तेमाल कीजिए कि आपके मदरबोर्ड को बिल्कुल भी नुकसान ना करे और पता भी ना चले कि आपने क्या क्या काम करा है मदरबोर्ड पे। तो फ्लक्स ये हमारी व्हाइट फ्लक्स है, किंगवो ब्रांड की है, छोटे वाले कैमरे में आप देख सकते हैं किंगवो की है ये, एकदम व्हाइट फ्लक्स। अब क्या करेंगे, हल्की सी फ्लक्स हम इसके आई सेंसर पे लगा देंगे ताकि ये इसे जलने ना दे, मेल्ट ना होने दे। ठीक है, सामने मैंने लगा दिया है। अब देखिए यहाँ पे इसको रिमूव करने के लिए हम 330 का या 340 का हीट अप्लाई करेंगे। 330, 330, 100, ठीक है, 330 एंड 340, 100 की हीट अप्लाई करेंगे एवं 4.2 का एयर देंगे, 4 से थोड़ा सा ज्यादा 4.2 का एयर। और जो हीट रहेगा वो सेंसर की नोक पे नहीं देंगे, एकदम इस तरह से साइड से इसकी जड़ में देंगे। हमारी ट्वीजर को आप देखिए छोटे कैमरे एंड बड़े कैमरे में, इसकी जो ये जड़ है इस जड़ में हम हीट करेंगे ताकि इसका जो आगे की जो पॉइंट है वो बिल्कुल भी मेल्ट ना हो और सिर्फ हमारा नीचे से ये सेंसर बाहर आ जाए। ठीक है, चलिए तो इसके हम नीचे वाले पॉइंट पे मार रहे हैं, एकदम जड़ में देना है, ऊपर नहीं देना है। अगर ऊपर देंगे तो आपका सेंसर जो है वो पिघल जाएगा, ऊपर में नहीं देना है। ठीक है, निकल गया। आईसी के ऊपर जो जाली लगे रहते हैं उसको भी दो तरीका है निकालने का, दो या तीन तरीका। पहली तो आप उसे कटर के थ्रू भी काट के निकाल सकते हैं, दूसरी तरीका है एसएमडी से भी निकाल सकते हैं हीट करके, और तीसरा तरीका है कि कटिंग ब्लेड मशीन आता है, ड्रिलर जो है वो मशीन आते हैं, ड्रिल मशीन, जो कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में काफी ज्यादा यूज हो रहे हैं। तो ड्रिल मशीन के भी हेल्प से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, कि कोई कोई जो आईसी के ऊपर जो सील्ड रहते हैं वो कटर में भी लगाने की उसमें जगह नहीं रहता है, इतना भी स्पेस नहीं रहता है कि आप उसमें कटर फंसा के काट सकें। तो सबसे पहले हम लोग उसको क्या करते हैं, आधे आधे से थोड़ा सा कम हम मशीन से काट लेते हैं, ड्रिल मशीन से
काटने के बाद फिर उसको कटर की मदद से बाद बाकी एरिया को काटते हैं। तो दिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेंसर निकल गया है। अब हम जरा इसको क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद ये पता चल जाता है कि इसके नीचे का कोई ट्रैक तो ओपन नहीं है या पानी का कोई हिस्सा तो नहीं है। तो नीचे हमारा बिल्कुल क्लीन है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब निकालने के बाद क्या होता है कि आप पे निर्भर करता है कि आप चाहें तो इसकी टेम्परेचर को भी डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इच्छा है इसकी टेम्परेचर को डाउन कर सकते हैं। टेम्परेचर डाउन करने का मतलब है कि हल्की सी अगर 138 पीपीडी हम इस पे अप्लाई कर दें थोड़ी सी, तो इससे क्या फायदा होगा कि ये काफी जल्दी फिक्स हो जाएंगे और ये जलने का चांसेस और भी कम हो जाएगा। यानी आसानी से फिक्स होंगे, जलने का चांसेस बिल्कुल कम हो जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगा इसको लगाने में। तो टेम्परेचर डाउन करने के लिए आपको मालूम होगा कि 138 की पीपीडी को इस पे हल्का सा मेल्ट कर देंगे, मिला देंगे, इसकी टेम्परेचर लो हो जाएगा और ये और भी आसानी से फिक्स हो जाएंगे। तो आप लोगों को मालूम है, आप चाहें तो उसे टेम्परेचर डाउन करके भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम इसकी टेम्परेचर को डाउन नहीं करते हैं। और किसी ने लिखा है कि लिंक नहीं मिला है एंड्रॉइड क्लास 2 में। तो सर मेरे ख्याल से तो एंड्रॉइड क्लास 2 की जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है। और अगर हो सकता है कि आपकी टॉपिक अगर छूट गए हैं तो मैं देखता हूँ कल से उसमें भी लिंक डलवा दूंगा, आप चाहे तो आप इसे कवर कर लेंगे। ठीक है सुनील कुमार जी, तो कल से होगा तो मैं एंड्रॉइड क्लास 2 में भी लिंक डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम पहले अब थोड़ी सी इस पे फ्लक्स अप्लाई करेंगे। और तो हम क्या करेंगे, अभी सेंसर नहीं रखेंगे, सबसे पहले हम इसके नीचे के एरिया को मेल्ट करेंगे। जब तक नीचे का एरिया मेल्ट नहीं हो जाता है तब तक हम इस पे सेंसर नहीं रखेंगे। तो देखिए हमारा नीचे का एरिया जो है मेल्ट हो चुका है, अब हम इस पे सेंसर रखेंगे। और जब सेंसर और दोनों का पॉइंट मेल्ट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक देखिए फिक्स हो जाएगा। ये देखिए फिक्स हो गया है, हम हिलाते भी हैं तो अपनी जगह को ये कवर कर लेता है। ठीक है, तो जब सेंसर और नीचे की पॉइंट दोनों का जो रांगा है अगर वो मेल्ट हो जाएंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा, आपको कहीं भी हिलाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक इसे अपनी तरफ कवर कर लेंगे, आसानी से ये आपस में इसे फिक्स कर लेता है। और रही बात, तो कोई भी कंपोनेंट आप लगाते हैं बोर्ड पे तो गर्म कंपोनेंट पे कभी भी लिक्विड मत डालिए, चाहे सेंसर हो आईसी हो, किसी भी चीज को आप लगाते हैं तो जब वो हीट रहता है 200-250 डिग्री टेम्परेचर पे
तो तुरंत उस पर लिक्विड मत डालिए। लिक्विड अगर आप तुरंत डालेंगे तो अच्छे सामान से भी तुरंत 250 डिग्री से अगर वो 30 डिग्री या 20 डिग्री टेम्परेचर पे आएगा तो वो खराब हो जाने का चांसेस रहते हैं, वो चॉक कर जाता है और डैमेज हो जाता है या शॉर्ट भी कर सकता है। अब आप इसे देख सकते हैं क्या यह जल गया या ठीक है। ठीक है, तो देखने से पता चल जाएगा कि ये जल गया है या बचा हुआ है या सेम कंडीशन में है। तो नहीं जलता है क्योंकि हम इसके डायरेक्ट फ्रंट पे हीट नहीं करते हैं, इसके जड़ में हीट करते हैं, क्योंकि जहां से इसे हमें निकालना हो साइड में देखेंगे तो इसका नीचे जड़ आपको दिखेगा, वो जो व्हाइट राउंड सर्कल एरिया है, इसके अंदर में इसे हीट करके निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद कुछ लोगों का सवाल था कि डिजिटल माइक भी बता दिया जाए। तो चलिए हम माइक को भी कवर कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जब सीख ही रहे हैं तो सब कुछ को जी साउंड हमारा जाएगा। चलिए, तो ये हमारा डिजिटल माइक है। ठीक है, और डिजिटल माइक को रिप्लेस करने का क्या प्रोसेस होता है, और रही बात तो डिजिटल माइक वगैरह, तो हम लोग जब आवाज हमारे कस्टमर एक तरफ से बोला जाए और अगली यूजर्स को साउंड नहीं मिलते हैं और अगली यूजर्स के साउंड आपको मिलते हैं, तो ये तो नॉर्मल सा है कि आप समझ जाते हैं कि भाई इसका माइक नहीं काम कर रहा है। इतना तो भी नहीं है, इतना तो आपको जरूर पता चले होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग माइक को किस तरह से रिप्लेस करके नई माइक फिक्स करते हैं। काफी लोग जो है माइक को जंपर करके लगाते हैं, क्योंकि वो एसएमडी से लगाते हैं तो उनका माइक काम नहीं करता है, और एसएमडी से लगने के बाद वो काम नहीं करते हैं, तो जब आप जंपर करके लगा देते हैं तो वो काम कर जाता है। लेकिन जंपर करके लगाने में टेंशन यही रहता है कि उसकी जंपर कहीं ग्राउंड से सट गए या आपस में दोनों सट गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, यानी उसे एडजस्ट करने में दिक्कत होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारा ये डिजिटल माइक जो है कैसे शिफ्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसे निकालेंगे, तो इसे बाहर करने के लिए आपको मदरबोर्ड की तो एक नॉर्मल जो टेम्परेचर रहते हैं हमारे मदरबोर्ड की जो एक नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं वो तो आपको मालूम होगा कि मदरबोर्ड पे जब तक 300 डिग्री से ऊपर का हीट ना दिया जाए तब तक यहाँ से आप कोई कंपोनेंट को नहीं निकाल सकते हैं। यानी कोई भी मदरबोर्ड पे जब तक आप मिनिमम 300 की हीट अप्लाई नहीं करेंगे तो आप वहां से किसी भी कंपोनेंट को नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी अगर रेजिस्टेंस है या कैपेसिटर है उस पे आप 138 की पीपीडी को अप्लाई कर दें लो टेम्परेचर की मेथड से, तो आप उसे 250-280 तक निकाल सकते हैं, ये चीज हो सकता है। लेकिन वो रेजिस्टेंस कैपेसिटर कॉइल तक ही सीमित है। लेकिन जहां तक की माइक है या फिर कोई आईसी है, ठीक है, तो इन सभी चीज को आप
मिनिमम 300 से कम की टेम्परेचर पे नहीं निकाल सकते हैं। और यहाँ क्या है कि ध्यान देना है कि यहाँ ये भी चीज है कि माइक को अगर आप 300 की डिग्री पे निकालेंगे या 310 पे, तो वो तो माइक तो खराब हो जाएगा, सिंपल सी बात है, माइक खराब हो जाएगा। नई माइक को हम कोशिश करेंगे कि मात्र 200 के टेम्परेचर पे फिक्स करें, ओनली फॉर 200 के टेम्परेचर पे, क्योंकि ये ऑलरेडी भी खराब है। नई को हम लगाएंगे तो वो हमारा खराब नहीं होना चाहिए और वो असेंबली से ही लगे और वो प्रॉपर लगे, फिक्स हो जाए, प्रॉपर फिक्स हो जाए कि उसमें कोई तरह से दिक्कत ना आए। तो इस माइक को तो आप 300 की टेम्परेचर में बाहर कर लीजिए, लगाना तो आपको नई माइक है, ठीक है। या फिर कोई माइक अगर पत्ते वगैरह पे है, जैसे सीसी बोर्ड की पत्ते पे, तो आप नीचे से सोल्डिंग भी सटाएंगे तो वो आसानी से बाहर आ जाएगा, वो खराब नहीं होगा। लेकिन जो मदरबोर्ड पे जो सेकेंडरी माइक रहते हैं, जो मदरबोर्ड पे कंप्लीटली फिक्स रहता है, उसको निकालने के लिए आपको मिनिमम 300 का हीट देना पड़ेगा। तो चलिए इसको बाहर करते हैं और किस तरह से नई माइक को फिक्स करते हैं। हल्का सा मैंने यहाँ पेस्ट दिया है ताकि ये आसानी से मेल्ट हो जाए। ठीक है, आपका माइक बाहर आ गया। ठीक है, 300 310 मैंने दिया था, 310 दिया था। देखिए मदरबोर्ड पे जो भी कंपोनेंट्स हम उतारेंगे, 300 मिनिमम टेम्परेचर रहनी चाहिए और मैक्सिमम 350, 3 से 350 के बीच में ही हम काम करते हैं, ठीक है। 300 से 350 हमारी जो है नॉर्मल असेंबली है, क्विक का 852D है, 852D है, क्विक की मशीन है। मैं दिखा दूंगा आपको लास्ट में, मैं अपनी इमेज दिखा दूंगा सारी मशीन की, सारे टूल्स की, ठीक है। तो 300 310 पे मैंने 310 पे इसे रिमूव करा है। आप अगर 320 पे भी चाहे रिमूव कर सकते हैं, 325 पे भी चाहे, क्योंकि देखिए हर असेंबली का जो हीट होता है वो 100% सेम टू सेम सारे असेंबली का हीट नहीं होता है। और एक चीज आपको ये भी बता दूं कि मार्केट में जो असेंबली मिलते हैं, टू टाइप्स असेंबली होता है। असेंबली दोनों सेम ही दिखेंगे, एक इंजेक्टर होता है और एक स्पाइरल होता है, ठीक है। शायद आप लोगों ने सुना होगा असेंबली भी दो तरह से, एक इंजेक्टर और एक स्पाइरल। तो जो इंजेक्टर असेंबली होते हैं वो हमारी चीप लेवल के लिए सही नहीं होता है। इंजेक्टर हमारे सिर्फ सीसी वगैरह को निकालने तक के लिए ही ठीक है, लेकिन जो स्पाइरल असेंबली है उससे आप सभी आईसी और मदरबोर्ड का काम कर सकते हैं। स्पाइरल असेंबली को ही जो है बर्न फ्री असेंबली के नाम से कुछ लोग उसकी ऐड करके उसे बेचते हैं कि ये बर्न फ्री असेंबली है, प्लास्टिक कंपोनेंट जो है बर्न फ्री है, प्लास्टिक कंपोनेंट नहीं जलेंगे। तो जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, उसके अंदर जो है स्पाइरल कॉइल है, जिस वजह से उसकी एयर जो है घूम घूम के आते हैं और हमारी जो कंपोनेंट है वो जल्दी जलते नहीं है, पिघलते नहीं है। तो ये सब सभी चीज जो काम करता है वो आपके असेंबली के स्पाइरल और इंजेक्टर, तो आपको स्पाइरल असेंबली चूज करना है, ठीक है। स्पाइरल ही मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, स्पाइरल असेंबली सही होते हैं हमारे चीप लेवल और हमारी मदरबोर्ड के लिए। इंजेक्टर से अगर थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आपका मदरबोर्ड फूल जाएगा, इतनी जल्दी फूल जाएगा कि कंपोनेंट नहीं बाहर बाहर आए और मदरबोर्ड फूल गया, क्योंकि उसकी एयर ना सामने नहीं आते, वो साइड साइड से आता है। और जो स्पाइरल की है वो एयर सामने आते हैं और वो घूम घूम के आता है। तो हमारे मदरबोर्ड में हीट उतनी ही रहती है, बट वो बोर्ड को फूलने नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है जो प्रोसेस पे है कि माइक हमारा बाहर आ गया है। माइक बाहर आने के बाद हम इसको सबसे पहले क्लीन कर लेंगे।
अब यहाँ करना क्या है कि यहाँ पे जो कंपनी के जो पीपीडी हैं इसको हम यहाँ से प्रॉपर्ली हटा लेंगे। क्लीन करने के लिए हमारा जो है ये BST 850 आईफोन क्लीनर करके आता है, वो मैं इस्तेमाल करता हूं। अब देखिए अगली टॉपिक क्या करना है कि डिसोल्डर वायर लेना है। माइक को चाहते हैं कि असेंबली से लगाएं और वो खराब भी नहीं हो, तो थोड़ी सी इसकी प्रोसेस में जो है वो चेंजेस करने पड़ेंगे और वो बिल्कुल असेंबली से लगेगा, खराब भी नहीं होगा। ये मैंने डिसोल्डर वायर लिए हैं, आप देख सकते हैं ये हमारा डिसोल्डर वायर है। इस वायर के थ्रू यहाँ जो भी रांगा है कंपनी, इसे हम सबसे पहले साफ कर लेंगे। अब इसको हम हल्का सा रोजिन में भिगोएंगे। रोजिन तो आपको मालूम होगा सभी को क्या काम करता है। रोजिन वही रोजिन जिससे आप शॉर्टिंग वगैरह रिमूव करने के इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहां से प्रॉपर्ली साफ कर लेंगे। ध्यान से समझिए, जो टॉपिक आपकी चल रही है उस टॉपिक पे हमारा सभी को कहना है कि जो टॉपिक आपकी प्रेजेंट में चलती है उस टॉपिक को फॉलो कीजिए। इससे क्या होगा कि वो चीज अगर आपको मालूम भी है तो शायद आप मुझे बता पाएंगे कि सर इससे भी अच्छी तरीका मुझे मालूम है। हो सकता है हमसे भी अच्छी नॉलेज हो किन्हीं के पास या अच्छी एक्सपीरियंस हो, तो वो शायद हमें सजेस्ट कर पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप हमें भी कर सकते हैं सजेस्ट कि सर इस तरह से करा जाए तो और भी बेहतर हो सकता है। तो जो पहले हमारी है अनुभव, मैं वो आपसे शेयर करता हूं कि माइक को बिना खराब किए कैसे लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से कंपनी की जो भी यहाँ पीपीडी वगैरह थे उसे मैंने निकाल दिया। यहाँ कंपनी का कोई भी पीपीडी नहीं है, आप इसे जूम करके देख सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ सिर्फ हमारा प्रिंट बचा है, यहाँ पे कोई भी पीपीडी या कोई भी रांगा यहाँ बिल्कुल नहीं है। एकदम ये क्लीन है, कुछ भी नहीं है यहाँ। ठीक है, एकदम बिल्कुल भी नहीं है। और इसकी जो होल है, ये होल को ध्यान से साफ कर लीजिए, क्योंकि अगर हल्की सी भी इसमें कचरे रह गए तो आपका माइक लगने के बाद साउंड जो है वो कम जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें होते हैं पेस्ट वगैरह एंट्री कर जाता है, तो इस होल को भी ध्यान से साफ कर लेना है। तो होल हमारा क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, यहां से 138 का पीपीडी लेंगे। 138 पीपीडी में किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है, पीपीडी वगैरह तो समझाया गया है कि 138 का पीपीडी हो तो कितने डिग्री सेल्सियस उस पे हीट करके उसकी आप कंपोनेंट पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना डिग्री सेल्सियस पे आप उसे रिवॉल्व कर सकते हैं। तो ये बताया गया होगा आपको पीपीडी के बारे में, नहीं बताया गया है? ओके, चलिए नहीं बताया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बता रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पीपीडी के बारे में नहीं बताया गया है तो मैं बता देता हूँ। देखिए पीपीडी क्या होता है ये तो आप लोगों को ओके अंकित सर ने बताया था। ठीक है, अगर ठीक है, बहुत सारे दोस्त लोग ऐसे भी हैं क्लास में कि हो सकता है वो उस दिन नहीं थे, तो मैं बता देता हूँ। ये हमारा पीपीडी है, आप छोटे कैमरे में देख सकते हैं। यहाँ देखिए सामने दो डब्बा है हमारे पास, एक हमारा 138 डिग्री है और एक हमारा 183 डिग्री है। ठीक है, एक 138 एंड 183। इसके अंदर आपको मालूम होगा कि पीपीडी कैसा दिखता है, सभी को मालूम होगा कि पीपीडी ये हमारा क्या है, सोल्डर पेस्ट है। यानी हम जो सोल्डर रांगा इस्तेमाल करते हैं, ये रांगा तो मेरे ख्याल से हर कोई इस्तेमाल करते होंगे, भारतीय का 110% जितने भी हैं ग्रुप में सब इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा क्या है, सोल्डर वायर है।
इसके ऊपर में अगर आप लिखा हुआ देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा ये क्या है हमारा सोल्डर वायर। इसकी डब्बा पे पढ़ेंगे तो ये सोल्डर वायर है, ठीक है। ये देखिए ये सोल्डर वायर है। इसी सोल्डर वायर का जो एक पेस्ट होता है, यानी कि इसका ये क्या है कि ये वायर है, इसी वायर का एक पिसा हुआ, यानी कि इसको मेल्ट किया गया, ये पिसा हुआ चीज जो है हमारा ये पेस्ट है, जो हमारा सोल्डर पेस्ट कहते हैं, यानी ये पिसा हुआ चीज है। ये सोल्डर पेस्ट का अपना टेम्परेचर होता है, ठीक है। ये हमारी 138 डिग्री सेल्सियस की है। ये 138 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है कि अगर 138 डिग्री के तापमान पे इसे गर्म किया जाए तो ये पिघलने लगता है। 138 डिग्री के तापमान पे अगर इसे गर्म किया जाए तो ये पिघलने लगता है। लेकिन जब हम इसे मदरबोर्ड पे रखते हैं तो वो तापमान तो मदरबोर्ड भी एब्जॉर्ब करता है। तो उस वक्त अगर इसमें हम मात्र 50 ऐड करते हैं या 80 ऐड करते हैं तो उम्मीदतः क्या, यानी कि 200 210 की टेम्परेचर में आप अपनी मदरबोर्ड के पे कंपोनेंट लगा सकते हैं इस पीपीडी के थ्रू। अगर कोई ऐसी लगाना है तो आप मात्र 210 215 यानी कि मैक्सिमम 250 138 अगर इसकी टेम्परेचर है, इसमें अगर आप 100 ऐड कर दें, ठीक है, 100 ऐड कर दें तो कितना हो जाता है 238। सिर्फ यही एक छोटा सा कैलकुलेशन है, उसे माइंड में याद रखिए कि अगर 138 138 डिग्री सेल्सियस की आप पीपीडी को इस्तेमाल करते हैं तो उस पीपीडी को मदरबोर्ड पे अगर आप किसी भी चीज को उससे लगा रहे हैं तो उसमें अगर आप 100 ऐड कर दें तो हो जाता है 238। तो 238 की टेम्परेचर में उस पीपीडी से आप अपनी मदरबोर्ड पे कोई भी कंपोनेंट लगा सकते हैं, चाहे वो माइक हो, कैपेसिटर हो, रेजिस्टेंस हो, कॉइल हो, आईसी हो, हर कुछ को आप मात्र 238 डिग्री पे लगा सकते हैं। अब हमारा माइक है, अगर हम माइक को 300 पे लगाएंगे तो माइक ऑफिशियली है कि खराब हो जाएगा, अच्छे माइक भी खराब हो जाएंगे। तो हमें माइक को 250 से अंदर में ही फिट करने होते हैं, यानी 250 की टेम्परेचर से अंदर की टेम्परेचर यानी 230 220 या 200 के टेम्परेचर में अगर आप माइक को मदरबोर्ड पे करेक्टली फिट कर देते हैं तो वो एक बार में काम कर जाएगा, आपको जंपर लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए इस पीपीडी को हम थोड़ा सा स्क्रीन पे अप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए इसको इस तरह से अप्लाई करना है, बहुत ज्यादा भी नहीं देना है, ध्यान देना है। तो यहाँ मैंने क्या किया, 138 की जो पीपीडी है उसे अप्लाई करके अब इसे क्लीन कर देना है। अब यहाँ क्या है कि हमारी जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी क्या है कम हो चुका है। अब यहाँ पे कंपनी का कोई पीपीडी नहीं है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, नई माइक लेंगे। और
और माइक का जो प्रिंट है उसे भी 138 का हल्का हल्का पीपीटी लगा देंगे। ठीक है, माइक का जो प्रिंट है लगा देना है। और ध्यान रखना है माइक पे की जो आपकी सोल्डिंग की जो गर्मी है वो मात्र 250 होनी चाहिए। ठीक है, आपकी सोल्डिंग की जो हीट है वो 250 होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके शॉप में सोल्ड्रॉन भी काफी लोग यूज करते हैं, सोल्ड्रॉन काफी लोग सोल्डिंग आयरन यूज करते हैं। ठीक है, तो सोल्ड्रॉन की जो सोल्डिंग आयरन है वो बिल्कुल भी माइक पे नहीं सटाना है, नहीं तो माइक खराब हो जाएगा। माइक का पूरा ट्रैक निकल जाए तो कैसे बनाया जाएगा जी, एमआरजी एचपीआरजी, बिल्कुल कोई भी ट्रैक निकल जाते हैं सबका एक सोल्यूशन है। वो ट्रैक कहां से आ रहे हैं, कौन आईसीयू से ऑपरेट कर रहा है, सब बताएंगे। ठीक है, सब कुछ बताएंगे, हर एक ट्रैक आपको मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल जो टॉपिक चल रहा है उसको कवर कीजिए। ट्रैक्स माइक क्या आईसी की भी अगर ट्रैक निकल जाएंगे तो उसे भी आप ढूंढ सकते हैं। अब क्या है कि हम यहाँ पे हल्का सा फ्लक्स लगाएंगे और ध्यान देना है कि फ्लक्स यहाँ पे उतनी ही मात्रा में डालना है जितना कि यहाँ जरूरत है। बहुत ज्यादा अगर आप डाल देंगे तो वो माइक के होल में चला जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं देना है, सिर्फ उतनी ही यहाँ देना है जितना कि हमारे माइक को जरूरत है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं देना है। सबसे पहले हम नीचे गर्म करेंगे, यानी इसकी ट्रैक को। अब हमारा देखिए सारा पॉइंट मेल्ट हो चुका है। अब हम इस पे माइक रखेंगे। अब देखिए माइक अपनी जगह पे है, ये कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, और हमारे एसएमडी का टेम्परेचर है कितना, ओनली फॉर 200। ठीक है, ओनली फॉर 200 हमारा जो है यहाँ हीट है। और एयर 3 या 3.5 रख सकते हैं, 3 या 3.5। 3 या 3.5 का मतलब होता है कि अगर आपके मल्टीमीटर में एयर का जो सिंबल है वो आपको 7 तक होगा, 1 से लेकर के 7 या 8 तक रहते हैं, तो वहां 3, 3.5, 3 या 3.5, 4 भी मैक्सिमम दे सकते हैं। इतनी 200 और 200 और जो है हमारा एयर है वो 3.5, इतनी अगर आप कैलकुलेशन करके माइक को फिक्स करते हैं तो 100% है आपका माइक काम करेगा। हाँ, मगर मदरबोर्ड की सर्किट ओके रहनी चाहिए। जब आप नॉर्मल माइक चेंज करते हैं, जो माइक आपकी जंपर वायर से काम करते हैं, वो माइक आपको यहाँ लग करके काम करेगा। ठीक है, चार्जिंग सॉकेट लगाते समय आपका माइक डैमेज हो जाता है, ये कैसे कैसे पहचानते हैं? ये सर देखिए, चार्जिंग जैक जब आप बदलते हैं उस वक्त अपनी आजू बाजू में जो माइक रहते हैं उस माइक को सिल्वर टेप से कवर कीजिए। सिल्वर टेप आपको मालूम होगा कि वो सिल्वर टेप क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये सिल्वर टेप है, ये आईसी के ऊपर लगाया जाता है।
सिल्वर टेप लगा दीजिए, एक या दो, 2 लेयर, ज्यादा दिक्कत है तो 2 लेयर लगा दीजिए। सीसी जैक वगैरह आप लोगों का हो चुका है, ठीक है। सीसी जैक वगैरह, चार्जिंग जैक पे जो ब्लैक पेस्टेड रहते हैं उसे 250 की टेम्परेचर में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और देखिए माइक जो भी होते हैं, चाहे वो डिजिटल माइक हो और या नॉर्मल माइक हो, माइक को जी क्लीन जो करेंगे तो उस पे ज्यादा स्क्रिप्ट नहीं दिया जाता है, हल्का सा रुई पे क्लीनर लीजिए और उससे साफ कीजिए। जैसे कि अब मैं इसे क्लीन करूंगा, इसे बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट नहीं देंगे तो वो अगर वो ज्यादा का ज्यादा हमारा अगर माइक के नीचे चला जाए तो वो तो हल्की सी देंगे, हल्का सा दे करके इसे क्लीन कर लेंगे। देखिए ये हमारा एसएमडी है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखा आपने हमारा एसएमडी। देखिए अब एक बार में तो सभी चीज नहीं कवर होगा ना। अभी आप किसी ने लिखा ट्रेसिंग भी सिखाएं, ट्रेसिंग सिखाएंगे सर, बिल्कुल सिखाएंगे, दिखाएंगे। क्रिस्टल लगाते टाइम आपकी हीटिंग 300 तक क्रिस्टल आराम से हीटिंग आप डाल सकते हैं, 300 तक आराम से क्रिस्टल को चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले कनेक्टर वगैरह तो हो चुका है। डीसी सप्लाई का डिटेल कब आएगा? डीसी सप्लाई का डिटेल, डीसी पावर सप्लाई मशीन का डिटेल हम हार्डवेयर के बाद बताएंगे, ठीक है, डीसी पावर सप्लाई की डिटेल। चलिए इसके बाद मैं पूछना चाहता हूं कि हेडफोन जैक बदलने का प्रोसेस बताया गया है। हेडफोन जैक, हेडफोन जैक को किस तरह से चेंज करते हैं बताया गया है। ओके चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। चलिए हेडफोन जैक आपको बताया गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, या कुछ लोगों ने बोला कि बता दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता देता हूं, ठीक है। चलिए चैट बंद कीजिए। हेडफोन जैक को किस तरह से रिप्लेस करते हैं ध्यान दीजिए। ये हेडफोन जैक है, काफी लोग इसे बदलते हैं, काफी लोग नहीं भी बदलते हैं, काफी लोग हेडफोन जैक को चेंज करते हैं और काफी लोग नहीं भी करते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
देख लीजिए इसे किस तरह से रिप्लेस करते हैं। ये हेडफोन जैक है, ये साइड और उस साइड दोनों तरफ से हमने आपको दिखा दिया। कोई दिक्कत नहीं है, आज भी ज्वाइन किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, तो सबसे पहले हेडफोन जैक देख लीजिए कैसे चेंज होता है। अब कुछ लोग तो बता रहे हैं कि सर हेडफोन जैक नहीं बताया गया विवेक कुमार जी, तो कोई नहीं, 10-5 मिनट लगेगा, होल्ड कर लीजिए, दिखा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए हेडफोन जैक को बदलने का प्रोसेस क्या है, एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले तो इस पे आप फ्लक्स लगाइए। जी जी, साउंड जाएगा। चलिए ठीक है, बता देता हूँ, टेंशन मत लीजिए, और जिनका नहीं हुआ है उनका कवर हो जाएगा। चलिए जाने दीजिए, चलेगा इतना। इसको क्या करेंगे कि पेस्ट लगाने के बाद, पेस्ट लगाने के बाद इसके हर एक पॉइंट पे पहले हल्का हल्का रंगा लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, हल्का हल्का सब पे लगा देना है। अब इसको क्या करेंगे कि एक उंगली से नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, हल्का हल्का इस पे रांगा लगाया मैंने। रांगा आप समझते होंगे, ये वाली जो रांगा होता है ये मैंने हल्का हल्का सभी जैक पे लगाया। ठीक है, सोल्डिंग आयरन की मदद से, ये सोल्डिंग आयरन से मैंने हल्का हल्का सब पे रांगा लगाया। ठीक है, रांगा लगाने के बाद इसको क्या करना है, हल्का सा नीचे की तरफ पुश करना है उंगली की मदद से। हमारे छोटे कैमरे में भी देखिए आपको दिखेगा, उंगली की मदद से इसको हल्का सा नीचे की तरफ डाउन करना है। डाउन करने के बाद इसमें क्या है, सोल्डिंग आयरन आपको बराबर मात्रा में सटाना है। ठीक है, तो एक पट्टी ये क्या हुआ है, लूज हो चुका है। अब इसकी दूसरी साइड हल्का सा टच करना है, और दोनों साइड भी इसे इस तरीके से डाउन करने हैं। ठीक है, देखिए कितना टाइम लगा होगा निकलने में, देखिए क्या समय लगा होगा ये निकलने में, कोई ज्यादा वक्त नहीं, 1 मिनट के अंदर अंदर में ये हमारा निकल गया एकदम आसानी से, और वो भी सिर्फ सोल्डिंग आयरन से। ठीक है, 1 मिनट के अंदर अंदर में सोल्डिंग आयरन से ये बाहर आ गया। बाहर आने के बाद कितना आसान से ये बाहर आ गया, एसएमडी का भी हमने इस पे इस्तेमाल नहीं करा। अब जो काम हमारे सोल्डिंग आयरन से हो रहे हैं वो एसएमडी क्यों लगाना, क्या जरूरत है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हल्का सा क्लीन कर लेंगे। ये जो जैक है हमारी अच्छी जैक है, इसको हल्का हल्का इस तरह से साफ कर लेंगे, सारे पॉइंट को बरोबर कर देंगे। हो गया। अब इसे अगर आप चाहें तो यहाँ पे नई भी जैक लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ नई जैक भी लगा सकते हैं। अगर आप इस जैक को किसी दूसरे बोर्ड में लगाना चाहते हैं तो दूसरे बोर्ड में भी लगा सकते हैं, अगर नहीं मिला तो।
अब तो ये आसानी से निकल गया, लगेगा कैसे? तो बिल्कुल सेम तरीका से ये लग जाएगा। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, बरोबर में मिला लेंगे। इस तरीके से बरोबर में मिला लेना है। यहां देखिए, ठीक है, यहां इसको बरोबर में मिला लेना है सामने वाले तरफ से, और इसको हल्का सा सोल्ड कर देना है, फंसा देना है। एक पॉइंट हमारा सोल्ड हो चुका है। बाकी का जो पॉइंट है इसे भी हम इस तरह से पलट करके लगा लेंगे। ठीक है, ये आ चुका है। अब इसके नीचे में हल्का सा हम कोई एक ट्वीजर वगैरह रख देंगे ताकि ये इसे ऊपर की ओर पुश करे। ठीक है, सेम तरीके से इसको ठीक है, ये देखिए लग चुका है। अब इसको क्या है, क्लीन कर लीजिए। कितना आसान है, आसानी से बाहर आया, और पीछे भी देखिए, और ये आसानी से लग भी गया। अब इसको साफ कर लेंगे ताकि पता ना चले कि यहाँ पे कोई तरह का काम किया गया है। अब आप इसे देखिए। अब इस जैक को आप ध्यान से देखिए, मैंने इसे निकाला और लगा दिया। क्या अब ये पता चलेगा कि निकला है जैक? ठीक है, पता चलेगा, आपने देखा है तो पता चलेगा। लेकिन क्या फिनिशिंग भी सही है, और 5 मिनट भी नहीं लगा, क्विकली निकल भी गया और लग भी गया। ठीक है, तो कोई टफ नहीं है, एकदम इजी है। जो भी चीज है वो बिल्कुल इजी है। हाँ, जब तक आप इसे एक बार सही से देख नहीं लेते हैं। चलिए, एंटीना स्विच को ये चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आज बाद में कोई प्लास्टिक कंपोनेंट हो तो उसको हम क्या करते हैं, पहले कवर कर देते हैं। कवर इसलिए करते हैं कि वो बिल्कुल भी मैच ना हो, जले नहीं। क्योंकि काम इस तरह से कीजिए कि निगेटिव उसमें कोई भी तरह की खराबी ना आए। चलिए, मदरबोर्ड को हम किसी भी स्टैंड में फिक्स कर लेते हैं।
इस पे फ्लक्स डालेंगे, और एसएमडी का टेम्परेचर हमारा 320 रहेगा, 320। ठीक है, एयर हमने 4.0 दिया है, 4.0 आ गया आराम से बाहर। थोड़ा टाइम लगता है, प्लास्टिक कंपोनेंट में जो है थोड़े से टाइम लगेंगे। अगर थोड़ा हड़बड़ा जाइएगा, ज्यादा हीट दे दीजिएगा, तो जल्दी निकालने के चक्कर में ये जल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है हमारा आवाज सभी को मिल रहा है। तो प्लास्टिक कंपोनेंट में थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें अगर क्या है कि हम इसे जल्दी भी चाहे तो निकाल सकते हैं, जल्दी मीन्स चाहे तो 30 सेकंड के अंदर में निकाल सकते हैं। फिर ये क्या है कि ये जलने के चांसेस रहते हैं, ये जानने के चांसेस रहते हैं। फुल सॉर्टिंग हाफ सॉर्टिंग भी बताएंगे सर, लेकिन आईसी लेवल खत्म होने के बाद जब हम लोग स्कीमेटिक्स में जाएंगे, डीसी सप्लाई पावर मशीन में जाएंगे, वहां पे आपको पता चलेगा फुल सॉर्टिंग एंड हाफ सॉर्टिंग। क्योंकि कोई भी टॉपिक तुरंत नहीं आता है, तुरंत अगर बताने लगे तो डायरेक्ट आपको जो नॉर्मल चीज है वो आपके छूट जाएंगे। रिपेयरिंग सीखने का मतलब होता है कि आप सभी चीज को, चाहे वो छोटी चीज ही है, सही है, छोटी चीज ही है, बल्कि स्टेप वाइज चलिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको छोटे से लेकर के बड़े सभी काम का एक सही आपको अनुभव आएगा। नहीं तो मुझे क्या है, 5-10 बंदे ने 5-10 टॉपिक पूछा, मैं सभी टॉपिक को बता दूं, हो गई क्लास खत्म। तो उल्टा सीधा एंटीना स्विच नहीं होता है, क्योंकि एंटीना स्विच में क्या है कि सामने के ये दो पॉइंट हमारा इनपुट आउटपुट पॉइंट होता है। यहाँ जो आप देख रहे हैं, एक पॉइंट इनपुट होता है, एक पॉइंट आउटपुट होते हैं। तो इसे हम घुमा के भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि ये बीच की पॉइंट यहाँ सामने ही आनी चाहिए। दोनों के तरफ ये 4 पॉइंट इसके ग्राउंड रहते हैं, ये इनपुट और एक आउटपुट रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आप इसे और भी आसानी से फिक्स करना चाहते हैं। आसानी से फिक्स करने का मतलब है कि आप चाहते हैं और ये आसानी से लग जाए, बिल्कुल आसानी से ये लग जाए कि ये आपको ज्यादा तकलीफ ना हो, तो आप इसकी टेम्परेचर को डाउन कर सकते हैं। टेम्परेचर डाउन करेंगे तो ये और भी आपको आसानी से फिक्स हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इस पे क्या कीजिए, हल्का सा पीपीडी अप्लाई कर दीजिए, हल्का हल्का पीपीडी इस पे अप्लाई कर दिए, जितना मैंने अभी किया एकदम थोड़ी सी। तो ये क्या होंगे, एकदम आसानी से लग जाएगा। इतनी आसानी से लग जाएगा कि आपको जो है बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं होगा लगाने में। देखिए,
सीखने के लिए तो बहुत कुछ है अभी, धीरे धीरे बाकी टॉपिक के अनुसार चलिएगा तो आपको भी जो है सीखने में मजा आएगा। सिर्फ मन का एक सवाल लेकर के आपकी कोर्स खत्म नहीं हो सकते हैं कि एक चीज पूछ लिए हो गया, एक चौर टॉपिक बोल करके हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कि सब कुछ को तरीके से सीखेंगे तो थोड़ा सा समय दीजिए, सब कुछ तरीके से सीखिए, चाहे छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो। तो इसको मैंने पीपीटी डाल करके इसकी टेम्परेचर को मैंने थोड़ी कम कर दी। अब इसको क्या करेंगे, क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद इस पे पेस्ट लगाना है और हल्की सी पेस्ट हमने इस पे भी डाला है, कनेक्टर पे, सीसी पे, सॉरी एंटीना स्विच पे। अब क्या है कि हमारी प्रिंट देखिए मेल्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसको रख सकते हैं। ठीक है। हीट एंड एयर क्या है कि मैंने तभी 340 पे निकाला था, अब इसे मैंने 320 पे लगाया है, 320 पे, मात्र मात्र 320। 300 पे भी ये लग जाएगा क्योंकि इसकी टेम्परेचर मैंने थोड़ी कम कर दी है। पूरी टेम्परेचर डाउन करने का मतलब ये होता है कि आप चाहे तो इसकी पूरी की पूरी टेम्परेचर डाउन कर सकते हैं, तब तो ये मात्र 200 या 250 में लग जाएगा। ठीक है। एक होता है टेम्परेचर को लो करना, एक होता है टेम्परेचर को बिल्कुल लो कर देना। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मैंने इसकी जो अभी आपको माइक पढ़ाया, माइक जो लगाने की प्रोसेस बताया मैंने, उसमें मैंने माइक की जो टेम्परेचर है उसको मैंने बिल्कुल लो कर दिया, यानी कि बिल्कुल भी वहां से कंपनी के पीपीटी को निकाल करके वहां मैंने 138 अप्लाई कर दिया, यानी वहां अब आप कंपोनेंट को मात्र 200 में लगा सकते हैं। यहाँ जो एंटीना स्विच है, यहाँ मैंने बिल्कुल कम नहीं किया, कंपनी की ही जो टेम्परेचर है पीपीडी है उसमें मैंने थोड़ा सा 138 मिक्स कर दिया। तो अब क्या होंगे, जो ये जो 350 360 पे होने थे, 350 पे होने थे, अब ये कम होकर के ये 300 पे हो जाएंगे, 310 पे हो जाएंगे, यानी इसकी टेम्परेचर थोड़ी कम हो गई, थोड़ी कम हो गई, बिल्कुल नहीं। एयर मैंने 4.0 दिया, 4.0 एयर, 300 एंड 4.0। तो टेम्परेचर आप पूरी की पूरी कम कर सकते हैं या हल्की सी भी कम कर सकते हैं, जैसा आपको जरूरत महसूस हो उस तरह से काम कीजिए। यहाँ मैंने हल्की सी कम कर दिया, अब इसको क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद इसकी आपको जो है शाइनिंग पता चलेगा। ठीक है, देख सकते हैं क्या जला है 1% भी। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं जला है, सेम का सेम कंडीशन में है, एकदम भी नहीं जला है। तो कोई भी कंपोनेंट हो नहीं चलेगा। आईसी का शील्ड भी बताएंगे सर, थोड़ा दम धरिए गणेश जी, आईसी का शील्ड भी बताएंगे। चलिए, तो इसके बाद की जो टॉपिक है आपका सीसी, आप लोगों ने बताया कि सीसी बदल के दिखाया जाए, टाइप सी और नॉर्मल भी। तो कल हम आप लोगों को सीसी बदल के दिखा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं आईसी पे, लेग आईसी एवं बॉल आईसी। ठीक है। तो चलिए, हमारा टाइम 5 मिनट में जरा आप लोगों से पूछ लेता हूं कि अभी जो मैंने जो भी टॉपिक्स आपको बताए, अभी हमारी जो भी टॉपिक चली,
जी आईसी के ऊपर का शील्ड भी बताएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, वो भी हम बताएंगे। ठीक है जी, 3 से 5 आपका क्लास चलेगा, 3 से 5 आपका क्लास चलेगा डेली। जी पीपीटी फ्लक्स के बारे में मैं बता देता हूं, आप लोग जरा ध्यान दीजिए, मैं पीपीटी फ्लक्स के बारे में बताता हूं, ध्यान दीजिए जरा। जी ट्रेसिंग भी सिखाएंगे नमे जी, ट्रेसिंग भी बताऊंगा, लेकिन नमे जी बात को समझिए, ट्रेसिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको मदरबोर्ड की पूरी नॉलेज होनी चाहिए ना, कि कहाँ पे कितनी वोल्टेज आनी चाहिए, कौन सी सेक्शंस कितनी वोल्टेज पे काम करते हैं, किस आईसी को कितना वोल्टेज नीड होता है ऑन होने के लिए, तभी ना ट्रेसिंग कर पाएंगे। चार्जिंग माइक बदल लेने से ट्रेसिंग तो खत्म नहीं ना होगा। ठीक है, तो ट्रेसिंग अभी की टॉपिक नहीं है, वो इसके बाद की टॉपिक है, हार्डवेयर के लास्ट की टॉपिक है ट्रेसिंग। सब मैं बताऊंगा, एकदम टेंशन फ्री रहिए, टॉपिक्स जैसे जैसे आएंगे मैं सब कवर करूंगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, जो भी टॉपिक चलेगी आपको मैं अच्छे से कवर करूंगा। जी अभी अब के बाद जो है आपकी सारी क्लास मैं ही लूंगा, यहां से आपकी जो भी क्लास चलेगी कंप्लीटली वो मैं ही लूंगा, लास्ट में जेटेक क्लास भी मैं ही लूंगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी पीपीटी के बारे में जिक्र कर लेते हैं, काफी लोग पीपीटी के बारे में पूछ रहे हैं। क्लास इसके बाद जो है वो कल कंटिन्यू करेंगे, अभी थोड़ा सा मैं पीपीटी के बारे में बता देता हूँ। तो चलिए पीपीटी के बारे में मैं बता देता हूँ कि पीपीटी हमारे, ठीक है, ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सब हमारा पीपीटी है। ठीक है, ध्यान से देखिए सब पीपीटी है, कुछ रिलायंस कंपनी की है, कुछ मैकेनिक की है, कुछ बाबा टूल्स के भी हैं, थोड़े बहुत हमारे पास सारे पीपीटी है। ठीक है, तो ये पीपीटी का यूज किस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है, इस पीपीटी का इस्तेमाल हम लोग किस तरह से करते हैं, इसको मैं आपको एक, चलिए इस तरीके से मैं समझाता हूं कि आपको समझ में आ जाए। आपको हमारा स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है, आप लोग हमारी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। अब यहां देखिए कि यहाँ 4 तरह का मैंने आपको पीपीटी दिखाया है। ठीक है, 4 तरह की टोटल पीपीटी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला 138, अब तो मेरे ख्याल से 83 भी पीपीटी ओनली आ चुका है, ओनली फॉर 83, यानी पीपीटी का जो टेम्परेचर रहता है वो ओनली 83 रहते हैं, सिर्फ 83। ठीक है, तो मार्केट में सबसे कम जो है 83 आ चुका है, अब अभी तक तो मेरे पास आया नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि आ जाएंगे बहुत जल्द। तो सबसे पहले समझिए जो 138 पीपीडी है, यानी कि ये वाली डब्बा, ये अगर ये वाली डब्बा अगर आप इस्तेमाल करते हैं, हमारा स्क्रीन सभी को, चलिए अब हमारा स्क्रीन सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, देख पा रहे हैं हमारा स्क्रीन, यहां मैंने एक टेम्परेचर कैलकुलेट करा है। तो यहाँ क्या है कि 138 पीपीडी अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो 138 पीपीडी इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप इससे आईसी को रिवॉल्व करते हैं तो कितने हो जाते हैं। ठीक है,
चैट आप बंद कीजिए सर, ठीक है, चैट बंद कीजिए। तो अगर आप 138 पीपीडी का यूज करते हैं और इससे अगर आईसी को आप रिवॉल्व करेंगे तो ये 188 का आपको एक कैलकुलेशन होता है। तो 188 की टेम्परेचर पे आप आईसी को रिवॉल्व कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 200 की टेम्परेचर पे आईसी को रिवॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आप आईसी को फिक्स करेंगे तो 50 उसमें और ऐड करना है, यानी कि अगर किसी भी आईसी पे आप इस पीपीडी का इस्तेमाल करते हैं या कंपोनेंट पे इस्तेमाल करते हैं उसे मदरबोर्ड में फिक्स करने के लिए, उसमें टोटल 238 का हीट अप्लाई करेंगे। 238 238 की हीट 3 एयर आपका कंपोनेंट जो है वो लग जाएगा। डिजिटल असेंबली है तो 30। 183 की पीपीडी इस्तेमाल करेंगे, रिवॉल्विंग के लिए 50 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 230 233, यानी कि इन दोनों को जोड़ करके आप उस आईसी की बॉल को बना सकते हैं। क्योंकि जब हम आईसी को रिवॉल्व करते हैं तो सिर्फ हमारा हीट जो है आईसी के बॉल पे ही लगता है, लेकिन जब आईसी को फिक्स करते हैं तो आईसी के टॉप पे हम हीट करते हैं, यानी बॉडी पे हीट करते हैं, तो उसके लिए ज्यादा गर्मी चाहिए, तो हम 100 ऐड कर देंगे उसमें, 100 100, तो कितना हो जाएगा 183 एंड 100, 283 आप इस पे टोटल हीट अप्लाई करेंगे तो 183 पीपीडी से आप आईसी को मदरबोर्ड में फिक्स कर सकते हैं, आईसी या कंपोनेंट। उसी तरह से 217 है, उससे भी अगर आईसी को फिक्स करेंगे तो 317, ठीक है। और अगर 283 करेंगे तो 100 ऐड कर दिए 383। तो देखिए मार्केट में ये 283 है, ये सबसे हायर कैपेसिटी होते हैं इस पीपीडी का। इस पीपीडी के अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मदरबोर्ड पे 383 का टेम्परेचर अप्लाई करना होगा। अगर इतनी टेम्परेचर में अगर आप काम करते हैं तो आपके दूसरे आईसी को नुकसान हो सकता है, इसीलिए हम लोग बस इतनी ही लेवल तक काम करते हैं। इससे ज्यादा लेवल तक काम करेंगे तो आपके आईसी को नुकसान हो सकता है, लेकिन मार्केट में अवेलेबल है, आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पीपीडी का इस्तेमाल करते हैं। सामने सारे पीपीडी आप देख रहे हैं हमारी कैमरे के सामने। इस पीपीडी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सोल्डिंग करने के लिए, कंपोनेंट को लगाने के लिए, किसी भी कंपोनेंट की टेम्परेचर को डाउन करने के लिए और आईसी को रिवॉल्व करके फिक्स करने के लिए। पीपीडी मार्केट में काफी सारे ब्रांड के अवेलेबल है, रिलायंस भी है और मैकेनिक भी है, और भी बहुत सारे ब्रांड, बाबा टूल्स की भी है, और भी कुछ कुछ ब्रांड मार्केट में आते ही रहते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि मैकेनिक का इस्तेमाल कीजिए, सबसे बेहतर पीपीडी होता है मैकेनिक, ठीक है। उस मैकेनिक का पीपीडी क्या सारे ही टूल्स अच्छे होते हैं, जहां तक कि मैं मैकेनिक की टूल्स को अच्छा मानता हूं, ठीक है। तो ये इसकी टेम्परेचर की कैलकुलेशन है। तो चलिए, तो पीपीडी में अगर और भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो आप पूछिएगा, मैं बता दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से अब दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग इसकी स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, अगर मोबाइल या कंप्यूटर से है तो स्क्रीन शॉट भी ले लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, काम हो जाएगा। ऐसे वीडियो में तो रहेगा ही ये। तो चलिए टॉपिक को यहां क्लोज करते हैं। और चलिए, तोहित जी आपने हाथ खड़ा रखा है, हाथ खड़ा किया आपने, तोहित जी हैंड राइज करा है, बताइए। हेलो हेलो सर। जी जी सर मेरे को टॉपिक से रिलेटेड ही सवाल है सर, बट थोड़ा टूल्स के बारे में जानना है सर। हेलो जी जी बोलिए। सर, मेरे पास एक क्विक का 900 का एसएमडी है, और ये तो अभी जो है मेरे दोस्त के पास है, वाला लेने की तरफ हूँ। बाबा के जो है 930D है, तो सर कौन सा रखूँ सर अपने पास, मतलब आईसी का वर्क के लिए सर। देखिए, आप 930D भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर हमें जो चाहिए उतना ही टेम्परेचर हमें इस्तेमाल करना है। सर इसमें जो है इसका जो हीट गन है वो सर हीट गन मतलब जल गया, तो मैं लोग से 150 रुपये वाला हीट गन लगाया हूँ सर। उसके बाद से जब तब रह रह के धुआं उड़ जाता है सर, क्या होता इसीलिए। है? सर धुआं उड़ जाता है, मतलब ये लोकल से मतलब चाइना हीट गन है ना सर, तो इससे ना प्रॉब्लम करता है, इसीलिए सोच रहा हूँ वो वाला बेटर होगा सर 930D।
यानी कि वो हैंडल आपने बदल दिया है। देखिए अगर हैंडल आपने बदल दिया है तो उसकी टेम्परेचर की जो कैलकुलेशन है वो आगे पीछे हो गए होंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं तोहित जी, उसकी टेम्परेचर को समझने के लिए आप पीपीडी को, हल्का सा पीपीडी को टिश्यू पेपर पे लीजिए, 138 पे ले लीजिए और एसएमडी को आप जो है 138 में 20 ऐड करके समथिंग 150 की टेम्परेचर पे रख करके उस पीपीडी को गर्म कीजिए। देखिए अगर 10 सेकेंड में वो पीपीडी अगर मेल्ट हो जाता है तो आपकी टेम्परेचर की, मशीन की टेम्परेचर सही है। अगर नहीं उस तरह से कर पाता है तो फिर आपकी टेम्परेचर अनबैलेंस है। ठीक है सर, तो मैं कल चेक कर लूंगा क्योंकि अभी तो मेरे पास पीपीडी नहीं है सर। मैं तो सोल्डिंग का काम करता था पीपीडी के बारे में। ओके तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का सवाल मैं अगली क्लास के लिए हमारा टाइम हो चुका है और किसी ने गरीब नाम रखा है। बताइए सर क्यों अपने आप को गरीब समझ रहे हैं? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गरीब निकनेम आपने सर नाम मेरा रखा है। गरीब है। क्या सर? निकनेम सर गरीब है सर। ये बोले कि सर पेस्ट, ये 4 पेस्ट कंपलसरी है ना सर? हमारे पास जो पेस्ट है ना सर, उससे ज्यादा धुआं निकलता है। इससे लगता है कि ज्यादा हीट हम दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, पेस्ट से धुआं इसलिए निकलता है ना कि आप कौन सी पेस्ट इस्तेमाल करते हैं? वैसे देखिए हम बस दिखा रहे हैं आपको सर। वेट सर, ज्यादातर ये पेस्ट यूज करते हैं सर। है तो है, आ रहे हैं, 10 मिनट। देख रहे हैं सर? 1 मिनट। अच्छा एक्सेल का है सोल्डरिंग पेस्ट 50 एंड 150 ग्राम एडवांस है। इसको खोल के दिखाइए, तो खोल के इसके अंदर की पेस्ट मुझे दिखाइए जरा। अभी तो देखिए ये धुआं करेगा, इसमें कार्बन की मात्रा है, समझे? ये धुआं करेगा, जी सर। इसमें कार्बन की मात्रा है। ये वाली पेस्ट इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? ये मैकेनिक की मैं अपने कैमरे में दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए जरा, दिखता है क्या? ये सर मिल जाएगा सर, आसानी से मिल जाएगा कहीं भी। हाँ ये मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। यूवी 559 एकदम जो है नहीं के बराबर धुआं निकलता है और नहीं के बराबर इसमें कार्बन रहते हैं, 0% कार्बन रहते हैं। इससे आईसी वगैरह मैं फिक्स करता हूँ, काफी अच्छी रिस्पॉन्स है, ठीक है? यूवी 559। और ये सर बोले कि सर मान के चलिए सर, सेंसर पे अगर सामने हिट देंगे तो पिघल जाएगा ना? क्या चीज? क्या करना? ओके चलिए दोस्तों, जो भी सवाल जवाब है फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और काफी लोगों ने हाथ खड़ा कर रखा है, तो हमारा अगली क्लास का टाइम हो चुका है, तो टेंशन मत लीजिए। जो भी मैं टॉपिक लेके चलूंगा आपको परेशानी नहीं होने की हमारी उम्मीद रहती है, कि मैं आपको बिल्कुल भी कोई भी पॉइंट ना छोड़ू ताकि आपके मन में कोई भी सवाल ना बचे, ठीक है? तो ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में कल, ठीक है विकास जी? ठीक है ना? ओके ओके, थैंक यू। और ये मोहित थापा, आप कहाँ से हैं सर? नेपाल से? नहीं, असम से सर। सर ये असम से? क्लीनर यूज किया है, कौन सा वाला क्लीनर है? बहुत अच्छा लगा आपको ये देख के। क्या चीज के लिए? क्लीनर सर, एकदम क्लीन हो जा रहा है ना। ओके, थिनर की जो हमारी नंबर है वो बीएसटी की 885 है, 850 बीएसटी 850, ठीक है? हाँ बीएसटी 850 है। और ये आईफोन क्लीनर के नाम से भी आता है, काफी अच्छे क्लीन होते हैं इससे। नाइसॉन आईफोन क्लीनर। अच्छा अच्छा, उसका यही नाम है क्या ब्रांड का? जी बीएसटी 850, बीएसटी 850। ओके चलिए ठीक है एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट।